कांग्रेस ने अदर बैकवर्ड क्लासेस को पूरी तरह से रौंदने का काम किया। ये हमें समझना होगा। वीपी सिंह की गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, आपको पता है। तो कांग्रेस कभी मंडल कमीशन को लागू नहीं करती, उसने काका साहब क्लेवर को भी लागू नहीं किया। और जब से लागू हुआ तब से भी इसको रोकने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा था। हमारी स्टेट में भी तो कांग्रेस की केवल कोलिशन सरकार बनी, उसके बाद भी बनी, 90 के बाद भी बनी। आपको पता है हमारे गुलाम नबी आजाद भी तो चीफ मिनिस्टर है, मगर किसी ने हमें 27% रिजर्वेशन दिया। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है कहीं भी हमें कोई कोटा नहीं मिल रहा। सेंटर की सारी पोस्टों में आप देख लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटीज में ले लीजिए, प्रोफेसर की पोस्टें हो, वीसीज हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, आईएएस, कहीं भी ले लीजिए, हर जगह ओबीसी को डैमेज करने का काम चल रहा है। जब मोदी से, और आपके माध्यम से पूरे भारत को बता दूं, पहले ही साल वो लिस्ट बन के तैयार थी जो निकलने वाली थी सिविल सर्विस आईएएस की, और उसमें 314 ओबीसी छांट कर बाहर फेंक दिए गए थे, एक ऑर्डर मैनिपुलेट करके। बकायदा माननीय मोदी जी ने ओबीसी समझने की गलती ओबीसी कभी मत करे। ये शेर की खाल में भेड़िया है, ये ओबीसी नहीं है, ये सूडो ओबीसी है, फेक ओबीसी है। और भाजपा कभी ओबीसी के हित में काम नहीं करती। रिजर्वेशन भाजपा ने खत्म कर दी, रिजर्वेशन प्रमोशन भाजपा ने खत्म कर दी, ओबीसी की जनगणना भाजपा नहीं होने देती, और मंदिर का मुद्दा लेके, राम मंदिर मंडल कमंडल लेके ओबीसी को बरगलाने का काम, और ओबीसी से पैसा लूट लूट के अपर कास्ट की जेबों में भरने का काम सिर्फ भाजपा, आरएसएस और इनके हिंदुत्व आने वाली बर्बाद कर दी। 140 करोड़ में 60% ओबीसी का अगर किसी ने सबसे बड़ा नुकसान किया है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उसकी भाजपा, आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन है। ओबीसी को ये पूरी तरह से मालूम है, अगर 24 में भाजपा आती है तो अगले 5 साल में ओबीसी गटर के नाले के कीड़े की जिंदगी जीने पे मजबूर हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि भाजपा पूरी ताकत से लगी हुई है ओबीसी को रोकने में। तो मुझे नहीं लगता भाजपा को ओबीसी वक्त आएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको बेच दिया गया है। अंबानी अडानी जैसे 10,000 इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट ने खरीद लिया पूरे भारत के जनसंख्या को, मूल निवासी बहुजन समाज को खरीद लिया, उनकी जेब में हम लोग उनके पांव के नीचे दब चुके हैं। और अगर भाजपा फिर से आती है तो अब वो कैपिटलिस्ट फोर्सेस, जो कारपोरेट फोर्स है, वो पांव के नीचे इनको रोंद रोंद कर, मसल कर मार डालेगी, इनकी खाल तक उतार के इंटरनेशनल मार्केट में बेच देगी। अगर अब मोदी और भाजपा वापिस आते हैं, आरएसएस अगर पावर में आती है, या हिंदुत्ववादी संगठन अगर 24 के बाद भी हावी रहते हैं, तो मुझे लगता है भारत की ये दुर्दशा होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा, अगर बड़े मुद्दों में से एक कोई बड़ा मुद्दा है तो वो है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन आखिर बना कैसे, इसके बनने की वजह क्या थी, और मंडल कमीशन आखिरकार है क्या? नाम तो सब सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में चर्चा बड़ी कम हो रही है। चर्चा करने की आवश्यकता है और ज़रूरी है कि इन चीज़ों को समझा जाए। आज तक इन बातों पर चर्चा ज़रूर हुई है, लेकिन आम जनमानस को इसकी समझ नहीं आई है। इस सारे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट अशोक बसोत्रा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। सर, आखिर पहला सवाल जो हर जनमानस के जहन में है, खास करके ओबीसी समाज के लोगों के दिमाग में भी ये घूमता है कि मंडल कमीशन आखिर है क्या? ओबीसी की लड़ाई ज़रूर है, लेकिन ओबीसी के समाज की 70% वर्ग की अगर बात की जाए तो उन्हें नहीं पता होगा मंडल कमीशन आखिर क्या है। तो हम जानना चाहते हैं मंडल कमीशन क्या है। देखिए संसार जी, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब अपनी स्ट्रगल कर रहे थे तो एससी एसटी के लिए उन्होंने जी जान से पूरी कोशिश की कि उनको हक अधिकार मिले। उसके नतीजे में अल्टीमेटली साइमन कमीशन के सामने जब उन्होंने बात रखी तो बात लंदन तक पहुंची, जिसका विरोध कांग्रेस, जिसमें गांधी नेहरू सब थे, उन्होंने बहुत पुरजोर किया। क्योंकि 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट आ चुका था, 1929 में 10 साल बाद सेकंड इंडिया एक्ट आना था, तो 1928 में बाबा साहब ने साइमन कमीशन को सारी बात बताई। 1929 में आने वाला एक्ट डिले हो गया इस बात को लेके कि सोशल स्ट्रक्चर जो भारत का है उसमें एससी एसटी की दुर्दशा को कैसे सुधारा जाए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का प्रपोजल बनाया गया, लंदन में वो शुरू हुई। पहली 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कांग्रेस ने बाइकआउट किया, गांधी जी ने जाने से मना कर दिया और अल्टीमेटली
तीसरी में गए और बाबा साहब वहां से कम्युनल अवार्ड लेके आए। उसके विरोध में कांग्रेस और गांधी जी ने मरण व्रत रखा, कांग्रेस उसके विरोध में गई। पूना में यरवदा जेल में गांधी जी को डाल दिया गया और अपने लोगों की जान बचाने की खातिर, क्योंकि एक थ्रेट परसेप्शन हो गई थी कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो SC ST पे हमले होंगे पूरे देश भर में और काफी सारा नुकसान हो सकता है। तो बाबा साहब ने पूना पैक्ट किया। उसके नतीजे में वो रिजर्वेशन सामने आई जो आज हम देखते हैं। 1936 में शेड्यूल बने कास्ट के भी और ट्राइब के भी, तो SC ST वहां से शुरू हो गया। अब जब बाबा साहब संविधान सभा में बैठकर संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा तबका जिसकी आबादी 50, 55 या 60% भारत में है, जिसको शूद्र कहा जाता है या पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उसके लिए कोई प्रावधान करना जरूरी है। आर्टिकल 340 में बाबा साहब ने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अदर बैकवर्ड क्लासेस का नाम देकर, यानी SC ST को छोड़ के जो बाकी बचे वो अदर बैकवर्ड क्लासेस का नाम देकर एक प्रावधान कर दिया कि जो भी सरकार भारत में बनेगी वो इन पिछड़े हुए लोगों के लिए भी कुछ प्रावधान करेगी। एक कमीशन बनाएगी, कमीशन पूरा इनका स्टाटा स्टडी करेगा, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन कंडीशन सब कुछ स्टडी करेगा और कमीशन रिकमेंडेशंस करेगा और गवर्नमेंट उन पे फिर अमल करेगी। बाबा साहब की संविधान सभा में जब लेडीज के राइट्स को लेके, हिंदू कोड बिल को लेके बात नहीं बनी और 340 में बाबा साहब ने जब वहां अपनी बात रखी, संविधान लागू हो चुका था, तो कांग्रेस ने जब इस पे भी बात करने से मना कर दिया और एक दो मुख्य कारण थे, तो बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया। इस प्रेशर में बाबा साहब जब फील्ड में निकल के अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को संगठित करके जागरूक कर रहे थे, तो नेहरू को लगा कि अब कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, 50% से ज्यादा आबादी OBC क्रिएट हो जाएगी जी। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि एक कमीशन, उस समय काका साहब कलेलकर कमीशन, जो कि पूना के, महाराष्ट्र के काका साहब कलेलकर अपर लेवल के बैकवर्ड क्लासेस के MP थे, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया और उनकी रिपोर्ट को उन्हीं से नेहरू जी ने कंट्राडिक्ट करवा के ठंडे बस्ते में डाल दिया और बाबा साहब को चुप करवाने की कोशिश की। ये मुद्दा चलता रहा। बाबा साहब का परिनिर्वाण 56 में हो गया, लेकिन ये मुद्दा लगातार चलता रहा। 1979-80 में आकर कांग्रेस ने फिर से एक कमीशन गठित करने के लिए बात कही, क्योंकि वो OBC को खोना नहीं चाहते थे, उनकी सत्ता बनी रहे, OBC को साथ लगाए रखना जरूरी था। तो बिहार के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो MP थे, बड़ा ऊंचा रुतबा था उनका, उनके एरिया में जो DC लगता था वो अपने ऑफिस में बाद में जाता था, पहले उन्हें सलूट करने जाता था, इतने बड़े कद के वो लीडर थे। तो उनकी अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनाया गया। उस मंडल कमीशन ने पूरे देश भर में घूम घूम कर 6743 जातियों का आंकड़ा और उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सारी परिस्थितियों को देखकर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 63 कास्ट JNK की भी थी और रिकमेंड किया कि इनके लिए एजुकेशनल प्रोविजंस किए जाएं, नौकरियों में इनको रिजर्वेशन दी जाए, प्रमोशन में दी जाए, इनको एग्रीकल्चर लैंड जिनके पास नहीं है वो दी जाए, इनको इंडस्ट्रीज में हिस्सा दिया जाए, व्यवसाय में हिस्सा दिया जाए। तो काफी बड़ी एक रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आई, उसको भी कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और इस तरह से ये रिपोर्ट बनी। अच्छा, इसमें जो मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन में कौन लोग थे जो काम कर रहे थे? देखिए, मंडल कमीशन एक कांग्रेस का ही बनाया हुआ कमीशन था, जैसे काका साहब कलेलकर कमीशन बना था। आर्टिकल 340 आप पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बाबा साहब ने जो प्रावधान किया था उसी के मुताबिक था। और मंडल कमीशन में तकरीबन सारे अपने ही लोग थे, बैकवर्ड क्लासेस के ही लोग थे और हेड भी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल खुद बैकवर्ड क्लासेस से थे जी। तो ये लोग थे जो पूरे भारत में घूम घूम के सारा डाटा इकट्ठा कर रहे थे और बड़ा सिंसियरली एक एफर्ट कर रहे थे कि बैकवर्ड क्लासेस में भी जागृति आनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के अंतक प्रयास से SC ST को तो कुछ जागृति आ चुकी थी और उनका क्योंकि शिक्षा में और नौकरियों में और प्रमोशन में रिजर्वेशन की वजह से, स्कॉलरशिप की वजह से उत्थान हो रहा था। दूसरी तरफ बैकवर्ड क्लासेस जो काफी ऊपर था वो नीचे जा रहा था, क्योंकि उसमें अभाव था शिक्षा का, उसके बाद प्रमोशंस नहीं थी, उसके बाद उनके प्रावधान नहीं थे। तो मंडल कमीशन इन लोगों की मतलब देखरेख में पूरा काम कर रहा था। अल्टीमेटली रिपोर्ट जब कांग्रेस को सौंपी गई तो कांग्रेस ने वही खेला फिर से कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि बैकवर्ड क्लासेस को इनके हक मिले, तो उन्होंने फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन तब तक बामसेफ का गठन हो चुका था
और बामसेफ को एक बहुत बड़ा मुद्दा चाहिए था पूरे देश भर में ओबीसी को अपने साथ लगाने का। और 1980 के बाद DS4 बन चुकी थी, इलेक्शन लड़ चुकी थी, और 84 में बीएसपी बन चुकी थी। तो मान्यवर कांशीराम जी को एक ऐसा मुद्दा जरूरी था कि जो SC/ST के साथ ओबीसी और माइनॉरिटी को भी जोड़ के रखे। और मंडल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सबको इन्वॉल्व करता है। अब SC/ST दोनों मिला के 20-22-23% से ज्यादा नहीं है इस देश में, तो अपर कास्ट से लड़ने के लिए कांशीराम को कम पड़ते थे। तो मान्यवर कांशीराम जी को ओबीसी का ये वर्ग चाहिए था। तो मान्यवर कांशीराम जी ने और दूसरी तरफ डीके खापर्डे जी ने, उन्होंने बामसेफ के पटल पे और इन्होंने बीएसपी के पटल पे इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की। बामसेफ ने उस समय 1 लाख से ज्यादा किताबें प्रिंट करके घर घर पहुंचाई और लोगों को जागरूक किया, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को। ये मुद्दा इतना गर्मा गया कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा बन गया। और अल्टीमेटली जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, उसमें सब कैबिनेट मिनिस्टर मैक्सिमम बैकवर्ड क्लासेस के थे। मुलायम सिंह यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, ये ताऊ अपने हरियाणा वाले जाट बिरादरी के जो हमारे यहाँ ये थे। तो बड़े बड़े दिग्गज जो नेता थे बैकवर्ड क्लासेस के थे। तो उनका एक प्रेशर क्रिएट हो गया वीपी सिंह जी पर कि अगर आप मंडल कमीशन लागू करते हैं तो ठीक है। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा ये कह रही थी करोगे तो हम विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट। डायरेक्टली तो वो ये नहीं कह रहे थे, इनडायरेक्टली थ्रेटन कर रहे थे। और अल्टीमेटली वीपी सिंह जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उनको भी लगा कि ये वर्ग पिछड़ा है। कहीं ना कहीं उनमें अंदर भी एक सिंपैथी थी, क्योंकि वो टॉप स्टार्टा से तो आते नहीं थे, ब्राह्मण तो थे नहीं, तो कहीं वो भी 2वीं दर्जे में थे, तो कहीं हो सकता है उनको भी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स महसूस होता हो। तो उन्होंने ये 90 में लागू कर 3 नाम आते हैं जी मुख्य तौर पर। इस पर जो 3 वीपी सिंह, बीपी सिंह और अर्जुन सिंह जी, ये 3 नाम जो है ये मुख्य तौर पर इनकी चर्चा होती है। इनका योगदान क्या रहा है, क्योंकि मुख्य तौर पर ओबीसी समाज के अंदर या पूरे भारत में SC/ST ओबीसी समाज में चर्चा का विषय बनना बड़ा मुश्किल है और इन तीनों के नामों पर चर्चा होती है। इनका क्या योगदान रहा था? देखिए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो हैं वो मंडल कमीशन के अध्यक्ष भी थे और पूरे भारत में घूम घूम कर सारा डाटा इकट्ठा करके सोशल स्टाटा में सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस का जो सबसे बड़ा वर्ग है, जिसे अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करना कि उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और उनकी पूरी पोजीशन पूरे भारत में क्या है, कितने उनके पास पक्के मकान है, कितना सरमाया है, क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति है। तो सारी स्थितियों को लेके उन्होंने जो पॉइंट्स बनाए थे उन पॉइंट्स पे डेलिब्रेट करके अल्टीमेटली पूरी रिपोर्ट तैयार करके सौंपी। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान जो है मंडल कमीशन में हम देखने को मिलता है हमें। उसके बाद उसको लागू करने में वीपी सिंह सरकार का एक रोल है। तो माननीय वीपी सिंह जी भी मेरी नजर में एक मील का पत्थर साबित हुए, जो ये चाहते थे कि कम से कम उन लोगों को भी हक मिले जिनको नहीं मिल रहे हैं। SC/ST को मिल रहे थे, अपर स्टाटा तो कब्जे में था ही, तो वो चाहते थे जो एक बचा हुआ वंचित वर्ग है और जो सबसे बड़ा वर्ग है 55 से 60% जो वर्ग है, और वो हिंदुओं में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, क्रिश्चियन में भी है, तो इन सबको भी एक मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, मेन स्ट्रीम में आने का। तो उनका योगदान मैं ये मानता हूं कि 1990 में जब उन्होंने लागू किया, अल्टीमेटली इसी की वजह से मंडल बनाम कमंडल बीजेपी ने रथ यात्रा निकालकर अल्टीमेटली बहाना राम मंदिर का लेके और बाबरी मस्जिद का लेके वो सरकार गिरा दी थी, हम सब जानते हैं। तो उनका भी योगदान है, उनका सेक्रीफाइस भी है। अब अर्जुन सिंह जी की जब आप बात करते हैं तो अर्जुन सिंह जी भी तो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, मगर उनका योगदान भी मैं बहुत बड़ा मानता हूं। उसकी एक वजह है जो हायर एजुकेशन और जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट थे पूरे इंडिया के, जैसे IIM, IIT, एम्स, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में मंडल कमीशन को लागू करना। और तब क्योंकि 50% का बार था, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हुआ था, तो 27% ही दे सकते थे। अब तो वो बार EWS के बाद इन्होंने हटा दिया, क्योंकि अपने मामे चाचे के बच्चों को आगे करने के लिए ये सारे बार हटा देते हैं, तो अब तो 52% भी मांगा जा सकता है। तो 27% जो है अर्जुन सिंह जी ने डंके की चोट पे, पूरा देश एक तरफ हो गया था, लागू किया। वीपी सिंह ने भी डंके की चोट पे किया, तो मीडिया ने बड़ा बढ़ा चढ़ा के और अपर कास्ट ने बड़ा शोर वोर मचाया, हालांकि उसमें ओबीसी को तब इतनी समझ नहीं थी। तो जब अर्जुन सिंह जी ने किया तब भी बड़ा शोर मचा। तो फिर अर्जुन सिंह जी ने उसका जवाब क्या दिया, वो बड़ा सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा जितनी सीटें अपर कास्ट की थी, हम सीटों की रेशो इतनी बढ़ा देंगे कि उनकी सीटें कम नहीं होंगी और मंडल कमीशन भी लागू हो जाएगा, यानी ओबीसी को उसका हिस्सा भी मिल जाएगा और अपर कास्ट की जो ओपन सीटें वो भी फिलअप हो जाएगी, पूरी बड़ी होती रहेंगी, वैसे ही उनकी भी कम नहीं होंगी।
लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ईमानदारी जहां तक गवर्नमेंट में होनी चाहिए वो नहीं थी, क्योंकि जो रिकमेंडेशन मंडल कमीशन में बीपी मंडल कमीशन ने दी थी उसका शायद एक छोटा सा पार्ट ही अभी लागू हुआ और वो भी नहीं चल रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसको लागू करने के लिए भी इतनी ताकत लगी है। आज तक देख लीजिए आप, J&K में ओबीसी को ना ओबीसी का नाम मिला ना 27% मिला। पहले 2% मिलती थी रिजर्वेशन, वो 4 कर दी गई। जब से 4 किए तब से कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरा ये मानना कि मंडल कमीशन भी अगर सही ढंग से 1990 में या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 16 नवंबर 92 को आई, 92 से भी लग जाता, 93 से भी लग जाता, तो इन 30 सालों में ओबीसी जो है पूरी तरह से सत्ता में, प्रशासन में, मीडिया में, जुडिशरी में, हर जगह काबिज होता। मगर ऐसा नहीं हुआ। अब जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, इस सरकार में क्या उम्मीद करते हैं कि मंडल कमीशन रिपोर्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या ये सरकार लागू करेगी, ओबीसी समाज को उनके हक देगी, या तस्वीर कुछ और होगी? बीजेपी की बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। 1950 से लेके अब तक अगर हम 75 साल का ये एरा देखें तो उसमें मेजॉरिटी पीरियड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कांग्रेस का, तकरीबन स्टेटों में भी कांग्रेस का रहा। कांग्रेस ने अदर बैकवर्ड क्लासेस को पूरी तरह से रौंदने का काम किया। ये हमें समझना होगा। वीपी सिंह की गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, आपको पता है। तो कांग्रेस कभी मंडल कमीशन को लागू नहीं करती, उसने काका साहब क्लेवर को भी लागू नहीं किया। और जब से लागू हुआ तब से भी इसको रोकने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा था। हमारी स्टेट में भी तो कांग्रेस की कई बार कोलिशन सरकार बनी, उसके बाद भी बनी, 90 के बाद भी बनी। आपको पता है हमारे गुलाम नबी आजाद भी तो चीफ मिनिस्टर रहे, मगर किसी ने हमें 27% रिजर्वेशन J&K भी नहीं दी। और पूरे इंडिया की यही कमोवेश हालत है। तो कांग्रेस ओबीसी की सबसे बड़ी दुश्मन रही है। अब कांग्रेस को जो झटका बीजेपी ने दिया है और जिस तरह से बीजेपी ने इनके बड़े बड़े लीडरों को रौंदा कुचला और ईडी और सीबीआई और संविधान को रौंदने का काम किया, अब मुझे लगता है शायद कांग्रेस में कुछ बदलाव सोच में आए, जैसा कि कर्नाटका में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिल भी रहा है। हालांकि हिमाचल में देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल अपवाद है। जहां इनकी पावर अपर कास्ट के हाथ में रहेगी ये रोंदेंगे अभी भी, जहां नहीं रहेगी वहां नहीं रोंदेंगे। तो इनकी सरकार भी बने तो मजबूर होनी चाहिए, मजबूत नहीं होनी चाहिए। ये मजबूर रहेंगे तो हमारा साथ देंगे, मुझे ऐसा लगता है। या मजबूत भी हो तो अपर कास्ट की हो। तो जहां तक बात है बीजेपी की जो आप बात कर रहे हैं, तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है कहीं भी हमें कोई कोटा नहीं मिल रहा। सेंटर की सारी पोस्टों में आप देख लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटीज में ले लीजिए, प्रोफेसर की पोस्टें हो, वीसीज हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, ISI कहीं भी ले लीजिए, हर जगह ओबीसी को डैमेज करने का काम चल रहा है। जब मोदी सरकार, बता दूं और आपके माध्यम से पूरे भारत को बता दूं, पहले ही साल वो लिस्ट बन के तैयार थी जो निकलने वाली थी सिविल सर्विस IAS की, और उसमें 314 ओबीसी छांट कर बाहर फेंक दिए गए थे। एक ऑर्डर मैनिपुलेट करके, बकायदा माननीय मोदी जी ने वो मैनिपुलेट किया 2014 में, और 15 की वो लिस्ट थी। आप देख लीजिए, मोदी जी ने खुद 314 ओबीसी का गला रेत कर, काट कर उन्हें मार डाला, उन्हें IAS बनने से रोक दिया। इतना बड़ा षड्यंत्र शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस जब चल रहा हो कभी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट में आपको इस पे दे सकता हूं। उसके बावजूद उन्होंने गला काट के 314 ओबीसी को कत्ल करके मार दिया। मोदी को ओबीसी समझने की गलती ओबीसी कभी मत करे। ये शेर की खाल में भेड़िया है, ये ओबीसी नहीं है, ये सूडो ओबीसी है, फेक ओबीसी है। और भाजपा कभी ओबीसी के हित में काम नहीं करती। रिजर्वेशन भाजपा ने खत्म कर दी, रिजर्वेशन प्रमोशन भाजपा ने खत्म कर दी, ओबीसी की जनगणना भाजपा नहीं होने देती, और मंदिर का मुद्दा लेके, राम मंदिर मंडल लेके ओबीसी को बरगलाने का काम, और ओबीसी से पैसा लूट लूट के अपर कास्ट की जेबों में भरने का काम सिर्फ भाजपा, RSS और इनके हिंदुत्ववादी संगठन करते हैं। अभी राम मंदिर में देख लीजिए, ट्रस्ट बना, कोई ओबीसी है उसमें? कोई भी नहीं। और अरबों और खरबों रुपए का घोटाला वहां पे हुआ, किसने किया? अपर कास्ट ने। पैसे कहां से आए थे? ओबीसी की जेब में। तो ये ओबीसी को समझना होगा। जैसे ही मोदी जी गद्दी पे बैठे तब से लेके आज तक 9 साल में, मैं ज्यादा नहीं कहता, कम से कम भी 20-25 करोड़ ओबीसी का गला मोदी जी रेत चुके हैं। ये मैं नोशनल बात कर रहा हूं, गला मतलब ये नहीं सच में काट दिया, मतलब उनका करियर खत्म कर दिया, उनकी जनरेशन आने वाली बर्बाद कर दी। 140 करोड़ में 60% ओबीसी का अगर किसी ने सबसे बड़ा नुकसान किया है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उसकी भाजपा, RSS और हिंदुत्ववादी संगठन है, इन्होंने किया, मैं दावे से कह सकता। लेकिन अगर 2024 में दोबारा मोदी सरकार आती है, मोदी सरकार पावर में आएगी, तो आप कैसे देखेंगे कि ओबीसी समाज के समर्थन के बिना तो नहीं आ सकती?
वो वोट कास्ट करेंगे तो ये सरकार बनेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या आंकी गई है उनकी। तो आपको क्या लगता है कि अब ओबीसी समाज बदलाव लाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज अब इतना जागरूक तो कम से कम हो चुका है कि वो अपना भला बुरा अब समझने लगा है, और उसको ये भी पता चल चुका है कि भाजपा की चिकनी चुपड़ी बातों से उसका कोई हित सधने वाला नहीं है। ओबीसी को ये पूरी तरह से मालूम है, अगर 24 में भाजपा आती है तो अगले 5 साल में ओबीसी गटर के नाले के कीड़े की जिंदगी जीने पे मजबूर हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि भाजपा पूरी ताकत से लगी हुई है ओबीसी को रौंदने में। तो मुझे नहीं लगता भाजपा को ओबीसी वापस आने देगा। और मैं एससी एसटी और माइनॉरिटी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, ओबीसी से भी निवेदन करना चाहूंगा, समस्त मूल निवासी बहुजन समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि एकजुट होकर अब भाजपा को हराने का समय आ चुका है। तो ये उन्हें करना होगा। अगर गलती से वो आते हैं तो ओबीसी की जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे तो सबके लिए बुरा वक्त आएगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सबको बेच दिया गया है। अंबानी अडानी जैसे 10,000 इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट ने खरीद लिया पूरे भारत के जनसंख्या को। मूल निवासी बहुजन समाज को खरीद लिया, उनकी जेब में हम लोग उनके पांव के नीचे दब चुके हैं। और अगर भाजपा फिर से आती है तो अब वो कैपिटलिस्ट फोर्सेस जो कारपोरेट फोर्स है वो पांव के नीचे इनको रोंद रोंद कर मसल कर मार डालेगी, इनकी खाल तक उतार के इंटरनेशनल मार्केट में बेच देगी। अगर अब मोदी और भाजपा वापिस आते हैं, आरएसएस अगर पावर में आती है या हिंदुत्ववादी संगठन अगर 24 के बाद भी हावी रहते हैं, तो मुझे लगता है भारत की ये दुर्दशा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। एडवोकेट अशोक बसोत्रा हमारे साथ थे। बड़ी गंभीरता से उन्होंने 2024 के इलेक्शन को देखा है। अगर 2024 में मोदी सरकार पावर में आती है तो उनका मानना है कि एससी एसटी ओबीसी समाज को किस तरीके से रोंदा जाएगा। ये जो बात उन्होंने कही है बड़ी गंभीर और गंभीरता से सोचने वाली है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या वाकई में एससी एसटी ओबीसी समाज जाग चुका है या अभी कोई कसर बाकी है। अगर 2024 में मोदी सरकार वापस पावर में आती है तो फिर क्या होगा, ये आप सबको देखना होगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचाते रहें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।